स्वागत है सभी बच्चों का। और बहुत दिन बाद क्लास लेने का मौका मिला, क्योंकि टाइम मिल नहीं पाया इसलिए वीडियो बन नहीं पाया, व्यस्तता कुछ ज़्यादा रही, इसलिए आज समय निकाल करके मैंने ये क्लास ली है। क्योंकि परीक्षाएं भी बहुत नज़दीक हैं और समय भी बहुत कम बचा है प्रिपरेशन के लिए, तो इसलिए मेरे दिमाग में बराबर चल रहा था कि क्लास तो होनी ही चाहिए। तो आज मैंने फिर थोड़ा सा अपने समय को, साथ ही परिस्थितियों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने ये क्लास ली। तो सबसे पहले मैं जो एक बहुत ही रंगों का त्यौहार और बहुत खुशी और धूमधाम का त्यौहार है, मैं उसकी सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशिंग यू वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहुत ही खुश होकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर परिवार में और आस पड़ोस में सभी लोग अच्छे से होली मनाएं, मतलब तमाम चीज़ें सावधान होकर के, मतलब वेरी हैप्पी एंड हेल्दी होली। तो आइए शुरू करते हैं। चूँकि क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं। असल में मैंने सोचा है अनसॉल्व पेपर को जो लास्ट का जो सेट है, बिगिनिंग से नहीं बल्कि लास्ट, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा वोकैबुलरी भी टफ है और कुछ सेंटेंसेस भी स्पेशल टाइप के हैं, इसलिए मैं लास्ट जो अग्रवाल अनसॉल्व है, अग्रवाल अनसॉल्व, इसके लास्ट सेट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब हम लोग बैकवर्ड चलेंगे, जो अब आपको सेट मिलेंगे वो लास्ट पोर्शन से मिलेंगे, लास्ट पेजेस से मिलेंगे। तो भले ही आपके पास अग्रवाल का अनसॉल्व नहीं है, लेकिन मैं आपको सेंटेंस ज़रूर यहाँ पर लिखूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से उनको सॉल्व करना है। तो हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व की जाएगी। सेक्शन सी यानी ग्रामर पोर्शन, और ग्रामर पोर्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये, और बस ये समझिए कि 4 के सारे पार्ट्स और 5 के सारे पार्ट्स, यानी ये मानकर चलो 2 to 4 to 6 और 6 के बाद to 8 to 10 to 12 to 14 to 16 to 18 to 20 मार्क्स का आपको क्लियर करना। और समझ लीजिए कि ये बहुत ही मतलब ऐसा पार्ट है जो काफ़ी हद तक क्रूशियल पार्ट है, मतलब निर्णायक है ये। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो लगभग, और बाकी के जो पार्ट है वो सब डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है, जिसका वर्णन आपको क्वेश्चन आंसर या फिर आर्टिकल या लेटर के माध्यम से करना है, जिनमें से उम्मीद होती है कि बच्चा कर ही लेता है और कुछ ना कुछ करता है और अंक भी उसमें श्योरली मिलते भी हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आपने एक सही ऑप्शन न चुनकर कोई गलत चुन दिया तो 2 के 2 पूरे अंक चले जाते हैं। सेंटेंस आपका अगर करेक्शन वाला है, अगर सही से नहीं बना पाए तो फिर जो मिलने हैं अंक वो नहीं मिलते हैं। सिंथेसिस हो या नरेशन हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, अगर आप सही से नहीं बना पाते हैं तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि आपको आधा या थोड़ा सा अंक उसमें मिलने की गुंजाइश हो। जैसे आर्टिकल लिखते हैं, अगर आप पूरा मटेरियल दे देते हैं तो उसमें ये रहता है कि अगर 10 नंबर का है तो 8 या 7 या 6 नंबर तक तो मिल ही जाते हैं। पर इनमें क्या है, अगर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या फिर करेक्शन है या कोई सेंटेंस है, मान लीजिए अगर वो 20 नंबर के पार्ट में सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसमें अगर कहीं भी रॉन्ग होता है तो फिर उसमें कोई चांसेस होते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी में आप देखेंगे बैकवर्ड रहेगा और अनसॉल्व भी लिख देता हूं मैं, अनसॉल्व पेपर। ठीक है, तो इससे आपको ये रहेगा कि जानकारी रहेगी। और जो बच्चे अभी नहीं देख रहे हैं, कम से कम वो जब देखेंगे
बाद में या पेपर टाइम, जैसे मान लीजिए वो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, कभी ओपन किया तो उनको एग्ज़ाम टाइम पे या इंग्लिश पेपर के प्रिपरेशन टाइम में तो उनको मालूम रहेगा कि कहाँ से पढ़ाया गया। तो देखिए इसमें पहला लिखा हुआ है अ स्टेट विच इज़ डोमिनेटेड बाय अ वुमेन रूलर, मतलब अ स्टेट which is dominated by a which is dominated by a woman रूलर। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हुए। चार ऑप्शन क्या है? पहला है ए पेटीकोट गवर्नमेंट, दूसरा है अ वीक गवर्नमेंट, और तीसरा है इन एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट, और चौथा है ए डेस्पोटिक गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन के साथ साथ आपको चार वर्ड और भी मिल रहे हैं। तो जैसे सही तो आपका पहला वाला है ए पेटीकोट गवर्नमेंट। आपने रीजन पढ़ा होगा, पेटीकोट गवर्नमेंट को स्त्रियों का शासन कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि स्त्री ही शासन कर रही है, यहाँ पर लिखा है डोमिनेटेड का मतलब होता है कि जिस पर वो अधिकार अपना रखती है। तो वुमेन रूलर एक ऐसा स्टेट जिस पर स्त्री शासक का अधिकार हो या शासन करती हो, तो उसको हम उस शासन को, उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। दूसरा इसमें दिया अ वीक गवर्नमेंट, एक कमजोर सरकार, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तीसरा है इनएक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट, मतलब गैर अनुभवी सरकार, ये भी नहीं होगा। ए डिस्पोटिक गवर्नमेंट, डिस्पोट माने तानाशाह होता है, एक निरंकुश राजा जो होता है, अर्थात जिस पर कोई अंकुश नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है, उसको डिस्पोटिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर चौथा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद उसका जो और है ऑप्शन वाला, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, अर्थात जो जीवन का एक सकारात्मक पहलू देखता है, उसको हम आशावादी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट है, पेसिमिस्ट है, स्टोइक है और रिक्लूज है। रिक्लूज में बाद में ई बनना चाहिए। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, पेसिमिस्ट उसका अपोजिट है निराशावादी, स्टोइक का मतलब सन्यासी होता है, और स्टोइक का मतलब उदासीन भी होता है, मतलब विच इज बियॉन्ड, हु इज बियॉन्ड प्लीजर एंड पेन, जो मतलब सुख और दुख से परे होता है, उसको स्टोइक कहते हैं। और रिक्लूज माने सन्यासी होता है। तो यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट सही है इसका ऑप्शन, बाकी तीनों को नेग्लेक्ट करना है। फिर है आपका अगला ऑप्शन है बी नंबर, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। तो जो आपका लिखा हुआ टूथ एंड नेल, तो जो टूथ एंड नेल लिखा हुआ है, जिनके पास अनसॉल्व है वो उससे मिला सकते हैं। टूथ एंड नेल का जो ऑप्शन हम लेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको ए पेटीकोट गवर्नमेंट, ए पेटीकोट ये हो गया। अब यहाँ पर लिखा टूथ एंड नेल, वैसे हिंदी में इसकी ये मीनिंग होती है बड़ी भयंकरता के साथ। तो टूथ एंड नेल का मतलब होगा यूजिंग एंड फेयर मीन्स अनुचित साधन का प्रयोग में लाना, ये सही नहीं है। फिर है विद स्ट्रेंथ एंड फरी, पूरी ताकत और क्रोध के साथ। फिर तीसरा है विद वेपन्स, हथियारों के साथ। चौथा है एज बेस्ट एज दे कुड, मतलब उतना अच्छा जितना वो कर सकते हैं। तो पहले तो ये यूज ही गलत है, एज गुड एज होता है, एज के साथ में पॉजिटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती। तो कुछ फालतू के मतलब फ्रेज या वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन अगर आता होगा तो हम जान जाएंगे, और नहीं आता है तो हो सकता है तमाम गलत भी लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर सही है, विद स्ट्रेंथ एंड फरी, पूरी क्रोध और ताकत के साथ। तो वही होता है बड़ी भयंकरता के साथ, सेकंड पॉइंट सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विद स्ट्रेंथ एंड फरी, पूरी ताकत और क्रोध के साथ। इसके बाद है नेक्स्ट टीथिंग प्रॉब्लम्स। टीथिंग प्रॉब्लम्स समझते, टीथ से बना है वो टीथिंग। तो टीथिंग प्रॉब्लम्स लिखा है दांतों से समस्या या दांतों वाली समस्या। हालांकि यहाँ पे लिखा डिफिकल्टीज एट स्टार्ट, प्रारंभ में परेशानी। डिफिकल्टीज एट एंड, एंड नहीं है ये एंड है, मतलब अंत में परेशानी। डिफिकल्टीज ऑल टाइम्स,
हर समय परेशानी, प्रॉब्लम विद माय टीथ, मेरे दांतों में समस्या। तो यहाँ पर सही कौन सा है? थर्ड नंबर सही है आपका, डिफिकल्टीज ऑल टाइम। जैसे कभी किसी को बातचीत करते हुए सुना हो कि वो हमेशा 32 दांतों के बीच रहता है ना। 32 दांतों के बीच में रहने का मतलब होता है ऑल टाइम परेशानी में रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर डिफिकल्टीज ऑल टाइम्स होगा, जो कि आपका टीथिंग प्रॉब्लम्स होता है। इसके बाद द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ट्रांजिएंट लिखा है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक का मतलब आप समझते हो, थोड़े समय लेके बहुत, जिसको क्षण भंगुर कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक होता है, मोमेंट माने पल या क्षण होता है, तो मोमेंट्री इसका सही है क्योंकि सिनोनिम पूछ रहा है। इसके बाद रोटरी का चक्कर लगाने वाला होता है। स्टबल का मतलब स्थायी होता है, और एवरलास्टिंग का मतलब भी स्थायी होता है, जिसको हम चिरस्थायी भी कह देते हैं। तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है मोमेंट्री। ये आपका सिनोनिम है, ठीक है ना। इसके बाद है आपका ट्रिम्फ। चूंकि मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि जो नरेशन है और जो इसके बाद हमारा ग्रामर पोर्शन है उसमें थोड़ा समय लगेगा। ट्रिम्फ का मतलब यहाँ पर सिनोनिम पूछ रहा है तो विक्ट्री होता है। ट्रिम्फ माने जीत या विजय होता है, तो विक्ट्री माने भी जीत होती है। डिफीट माने हार होता है। साउंड माने ध्वनि, सुर, ये होता है। और इंस्ट्रूमेंट माने कोई वाद्य यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपका ट्रिम्फ का विक्ट्री हो गया। तो ट्रिम्फ का विक्ट्री ये भी सिनोनिम है। ट्रिम्फ, TRIUMPH, ठीक है। तो इसका होगा VICTORY, ये ट्रिम्फ का विक्ट्री हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैनी अ टाइम्स आई हैव रिमेम्बर्ड यू। तो यहाँ पर सिंटैक्स है, चूंकि ये समझाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा पोर्शन गलत है। और ज़्यादातर तो बच्चे जानते होंगे क्योंकि अगर स्कूल में पढ़ाया है तो अवश्य जानते होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर नहीं पढ़ाया होगा तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और ये जानना चूँकि बहुत ज़रूरी है, आगे उनको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर है आपका मैनी आ टाइम्स, ठीक है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम जानते हैं और हमें स्कूल में पढ़ाया गया, ठीक है ना। ये ज़रूर बता दिया करिए, कुछ ना कुछ कमेंट करते रहने से अच्छा लगता है। तो कमेंट ज़रूर करिए और ये भी पता चल जाएगा साथ में कि हाँ पढ़ा है, और कमेंट भी कर देंगे तो एक बहाना भी मिल जाएगा। ये है। और इस पार्ट में वो कहता है कि आप एरर ढूंढिए। आपका एरर क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिए मैनी एक ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है आपका टाइम्स दिया हुआ है, तीसरा दिया है आपका हैव, और चौथा आपका दिया है यू। अब ये कहना ये चाहता है एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन और एक ही ऑप्शन। अब इसमें कहना ये चाहता है कि ये बताइए कि विच पार्ट इज एन एरर, मतलब इन द एबव सेंटेंस। तो ऊपर लिखे वाक्य में कौन सा पार्ट एरर है, यानी कि कहना है उसका कि कौन सा पार्ट गलत है। आपको सेंटेंस यहाँ बनाना नहीं है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा पार्ट। अगर ये पार्ट हमारा गलत है तो बस ए नंबर आपको डाल करके बता देना है कि ये पार्ट ABCD में कौन सा पार्ट। अगर ये गलत है तो बी नंबर लिख देना, ये पार्ट भी उतार देना कि ये गलत है। इसके बाद ये अगर गलत है तो ये। और अब देखते हैं यहाँ पर कि मैनी अ टाइम्स आया है, रिमेम्बर यू कहना ये चाहता है कि अनेकों बार मैंने तुमको याद किया है, कई बार मैंने तुमको याद किया। तो यहाँ पर देखिए एक रूल होता है, जब भी कभी मैनी ए आता है, मैनी ए, ये एक ऐसा फ्रेज है जो सिंटैक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सीधे ये हटा देते हैं, ठीक है। वो समझेंगे कि ए गलत है तो वो ये चुन सकते हैं। हो सकता है ये ना दिया होता तब आप क्या सेलेक्ट करते, शायद अगर ये ना दिया होता तो ना तो आप मैनी कर सकते थे। अच्छा, आपकी नज़र में ये है कि मैं ए हटा दो, पूरा सही है, मैनी टाइम्स आई हैव रिमेम्बर्ड यू। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं होता, अभी तो ये दिया है लेकिन शायद ये ना दे, कभी अगर ये ना दे तब फिर आप क्या सेलेक्ट करोगे। आपकी नज़र में तो यही मिस्टेक है ना, लेकिन नहीं देगा तो क्या सेलेक्ट करोगे, फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो अब दिया है तो भाई यही सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें इस पार्ट में कमी नहीं है, इस पार्ट में कमी है, यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। और इसका रूल होता है मैनी ए टाइम, मैनी ए प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर
वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, ये नियम होता है इसका। मैनी ए जब भी आता है तो वो मैनी ए का यूज पूछता है, कि वो कह रहा है कि इसका यूज बताइए क्या होता है, इसका यूज क्या होगा। अब लड़के ज्यादातर लिखा होता है, जैसे मान लो उसने लिख दिया मैनी आ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, अगर उसने ये लिख दिया तो ज्यादातर बच्चे इसको हटा देते हैं और करेक्शन कर देते हैं, मैनी स्टूडेंट्स होता है, सही तो हो जाता है, ये तो पक्की बात है कि वो सही हो गया, बट वो उसमें आपको 0 मिलेगा, क्योंकि उसने आपको मैनी ए का यूज दिया है, न कि आर्टिकल का यूज दिया है। मैनी ए का यूज मांग रहा है वो आपसे, अगर जानते होंगे तो जरूर सही करेंगे, नहीं जानते होंगे तो ए को हटाएंगे, सेंटेंस तो सही होगा, लेकिन उसकी नज़र में आप सही नहीं हो, आपको पता नहीं है मैनी ए का यूज क्या होता है, तो फिर आपको 0 मिलने की संभावना पूरी तरह बनती है। फिर भी वो किसी मान लीजिए विचारधारा में आकर के वो आपको नंबर दे दे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन पूरी तरह से गलत है। इसलिए होता है कि मैनी ए सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, मैनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन आता है, ये प्लूरल है, आपको एस हटाना पड़ेगा। इसके बाद सिंगुलर वर्ब, इसकी जगह पर आपको हैज यूज करना पड़ेगा, और तब जाके सही होगा मैनी स्टूडेंट हैज पास्ड, ये आपको करना पड़ेगा। और इसका अर्थ होता है कि बहुत सारा विद्यार्थी पास हो गया है, तो ये होता है ना, जैसे कहते हैं कि बहुत कई बार कहा जाता है कि बड़ा लड़का भाई पास हुआ है, बड़ा आदमी बीमार पड़ा है, तो वो जो कहने का है, कहे वो बहुवचन में ही रहा है, लेकिन कहने का ढंग वो सिंगुलरली है, इस तरह से ऐसे वाक्य बनते हैं फिर। तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है और यही ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, और ना आए तो कमेंट करिएगा। दूसरा, इसलिए मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे इस यूज को जानते नहीं हैं और वो गलत सिलेक्ट कर देते हैं या गलत करेक्ट कर देते हैं। चलिए उनकी समस्या सॉल्व हो गई। इस मैंने ये के यूज को देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद है आपका द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, एक्विट का एंटोनिम पूछ रहा है, एक्विट का ये होता है एक्विट, और एक्विट का जो एंटोनिम होता है, एंटोनिम, ठीक है, वो होता है कॉन्विक्ट। क्योंकि एक्विट माना होता है दोष मुक्त करना और कॉन्विक्ट माना होता है दोषी ठहराना। एक्विट मीन्स होता है दोष मुक्त कर देना, फ्री कर देना, ठीक है ना, मतलब दोष मुक्त करने का मतलब है कि उसको दोष से आजाद कर देना, दोष उसका माफ कर देना, और कॉन्विक्ट माना होता है दोषी ठहराना। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें आपका लिखा हुआ है सेट फ्री और कॉन्विक्ट करना और अवार्ड यानी पुरस्कार देना और एक्सपीरियंस्ड अनविलिंग। आप समझिए कि एक्विट का कॉन्विक्ट किया गया, सेट फ्री क्यों नहीं किया गया। एक्विट का कॉन्विक्ट एक तो मैचिंग वर्ड है, मैचिंग मतलब उसका सही जो नियरेस्ट मीनिंग है उसके एक्विट का कॉन्विक्ट है। सेट फ्री का मतलब ऐसा भी होता है, सेट फ्री माने होता है आज़ाद कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना। तो वो इसका मतलब है कि जैसे किसी ने जेल से सजा काट ली, सजा काटने के बाद उसको आज़ाद कर दिया गया, तो वो दोष मुक्त नहीं है, वो तो सजा काट चुका है। जैसे किसी पक्षी को आपने पिंजरे पे बंद कर रखा है, फिर उसका पिंजरा खोला और आज़ाद कर दिया, यहाँ पर दोष तो उसका कुछ था ही नहीं ना। लेकिन कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना और एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। हाँ, ये है कि कोई ऐसा दोषी हो, ठीक है ना, जिसकी दोष तो लगा लेकिन उसको सजा नहीं दी गई, उसी को एक्विट कहते हैं। लेकिन अगर सेट फ्री है तो सेट फ्री का सेंस अलग है, इसीलिए उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर लिखा हुआ एम्पल, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त या अधिक, तो इसका होता है मीगर, मीगर होता है, और इसकी स्पेलिंग भी अनसॉल्व पेपर में गलत लिखी है तो स्पेलिंग मिला लीजिएगा, ये होता है, और ये इसका एंटोनिम है, ठीक है, एंटोनिम। तो ये दोनों के एक्विट का कॉन्विक्ट और एम्पल का मीगर हो गया, तो ये एंटोनिम्स हो गए। अब हम चलते हैं आपके नरेशन की तरफ। नरेशन देखिए ध्यान से, मैं पढ़ देता हूं। द पुलिस ऑफिसर सेड टू थीफ, लिख भी देता हूं, और अनसॉल्व पेपर अगर है और मुझे पता नहीं है कि जितने देख रहे हैं उनके पास है कि नहीं है, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। सेड टू थीफ, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है। हाउ मैनी थेफ्ट्स हैव यू कॉमिटेड, हाउ मैनी thefts have
you committed so far in this town। क्योंकि इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको एक एक वर्ड समझाना होता है, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा। डू नॉट बीट अबाउट द बुश, अगला सेंटेंस में ऐड है डू नॉट बीट अबाउट द बुश। एंड कम टू द पॉइंट, एंड कम टू द पॉइंट। ये आपका पूरा नरेशन है जो अनसॉल्व पेपर में इसी सेट में पहला वाला दिया है। अब आपको समझना है थोड़ा सा। देखिए, द पुलिस ऑफिसर सेड टू द थीफ, पुलिस ऑफिसर ने चोर से कहा हाउ मेनी थेफ्ट्स हैव यू कमिटेड इन दिस टाउन सो फार। हाउ मेनी थेफ्ट्स हैव यू कमिटेड, तुमने कितनी चोरियां की हैं। सो फार माने होता है अब तक, और इन दिस टाउन माने इस कस्बे में या शहर में। डू नॉट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात मत करो। एंड कम टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट पे आ जाओ, सीधी बात पर आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए बीट अबाउट द बुश तो एक इडियम है जिसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। तो यहाँ पर डू नॉट बीट अबाउट द बुश जो इडियम लिया गया है, काफी बच्चे इसी ही में देखिए गलत करते हैं। आप समझने की बारी है, आप ध्यान से समझिए। जब बीट लिखा है ना तो उसको बीट को डू नॉट बीट अबाउट द बुश जो लिखा हुआ है वहां पर वो कंफ्यूज होते हैं। हो सकता है कोई बीट का थर्ड फॉर्म कर दे और कोई दूसरे ढंग से बना दे, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि पहले तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो हम लिखेंगे द पुलिस ऑफिसर, सीधा है, जब इंटरोगेटिव है तो आस्ट लगेगा, आस्ट। जब भी यहाँ पर कोई ऐसा नाउन दिया हो जिसके साथ में कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन और या फिर कोई आर्टिकल न लगा हो, तो जब आप उस सेंटेंस को बनाइए, ठीक है ना, तब उसमें कोई ना कोई पॉजेसिव प्रोनाउन अगर रिलेटिव है तो, और या फिर कोई ना कोई आर्टिकल, ज़्यादातर द या ए ऐसे करके लगता है, वो ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड द थीफ। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड द थीफ, अगर आप करते हो द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड थीफ, मज़ा नहीं आएगा आपको। वो तो अपने हिसाब से लिखता है, लेकिन आप किस हिसाब से करते हो ये सोचने वाली बात है। मेंटेन आपको करना है, आंसर आपको देना है, क्वेश्चन उसको देना है। क्वेश्चन वो इसी तरह का देता है कि लड़के में अपना कॉमन सेंस है कुछ कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपको द थीफ लगाना है। कभी कभी होता है जैसे आई सेड टू मदर, आई सेड टू मदर, कभी ऐसे दिया है, ठीक है ना। अब हमने लिख दिया आई टोल्ड मदर, आई टोल्ड मदर। अब जब ये बताइए, जब मैंने माँ से कहा, माँ किसकी है, मेरी है, तो आई टोल्ड माई मदर। अब जब ये इंक्लूड करोगे इसमें, तब इसका एक सेंस बनेगा, एक अच्छा सेंस बनेगा, जो एक प्रॉपर लगेगा, जो सुटेबल लगेगा। अगर आप द ना लगाइए तो आप समझिए देगा द पुलिस ऑफिसर आज थीफ, आज थीफ इम्प्रॉपर लगता है, अनुचित लगता है, अनस्टेबल लगता है, इसलिए ऐसे आर्टिकल अपनी तरफ से लगा लेना चाहिए। फिलहाल हम इसी सेंटेंस को आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड द थीफ। अब यहाँ पर हाउ मैनी ही आपका कंजंक्शन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हाउ मैनी, ठीक। इसके बाद थेफ्ट्स जो इसके साथ नाउन लगा हुआ है वो आपका उसी तरह लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हाउ मैनी थेफ्ट्स ये नाउन है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और साथ में कंजंक्शन तो है ही। तो हम नाउन के सामने से ना तो एडजेक्टिव हटा सकते हैं, और चूंकि जब इस तरह से होता है एडजेक्टिव, तो ना तो हम उसके सामने से उसके बाद में जो आता है नाउन, ना उसको हटा सकते हैं। तो ये पूरा ही एक हिसाब से कंजंक्शन का रूप ले लेगा, हाउ मैनी थेफ्ट्स। अब यहाँ से सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे तो यू को पहले लाएंगे असर्टिव बनाने में और हैव को बाद में ले जाएंगे, लेकिन यू को इधर लाने से पहले हम देखेंगे यू किसके लिए प्रयोग किया गया, थीफ के लिए। तो थीफ में आपको थर्ड पर्सन ले जाएंगे ही, हाउ मैनी थेफ्ट्स ही, और हैव को कर देंगे हैड, हाउ मैनी थेफ्ट्स
ही हैड, और कॉमिटेड का आपका कॉमिटेड रहेगा, कॉमिटेड। सो फार का सो फार रहेगा, और इन दिस टाउन लिखा है तो इन दैट टाउन हो जाएगा। और कभी अगर चाहे तो इन द टाउन भी कर सकते हो। इन द टाउन का मतलब होता है जिस टाउन की वो बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर, हम उसी टाउन की बात कर रहे हैं, तो द एक क्वालिफायर भी होता है जो कि एक एडजेक्टिव की तरह होता है, और वो उसी को डिनोट करता है जिसकी वो पहले बात कर चुका होता है। हालांकि अगर ना समझ में आए बात तो दैट जिसका कॉमन है और इजी है, जिसको आप आराम से चेंज कर सकते हो। तो इन दैट टाउन हो गया। अब सेंटेंस एक खत्म हो गया, एक पार्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। अब जब दूसरा पार्ट जोड़ते हैं, अगर किसी रिपोर्टर ने दो बात कही है, तो मैंने एक वीडियो में और भी बताया था कि जब 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 उसको आगे हम प्रोसीड करें, उसी की बातचीत को आगे बढ़ाएं, तो एक फर्दर होता है। तो फर्दर लगाने से सेंटेंस में एक अच्छा भाव आता है और अच्छा उसके लुक भी बनता है, सेंटेंस पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पर करेंगे एंड, और फिर कर देंगे फर्दर, एंड फर्दर। और फिर यहाँ पर चूंकि डू नॉट विथ ये पुलिस वाला जोर से कह रहा है तो ऑर्डर ही होगा, तो यहाँ कर देंगे एंड फर्दर ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड है, और इसके बाद आपका इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव निगेटिव है। तो जब इंपरेटिव निगेटिव होता है, डू नॉट होता है, तो नॉट टू करते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे आपको नॉट टू। नॉट टू के बाद बीट कर देंगे, इन्फिनिटिव बना दिया जाएगा इसको, बीट अबाउट द, यहाँ पर बुश कर दिया जाएगा, और एंड फिर कर देंगे कम टू द पॉइंट। ये आपका इनडायरेक्ट बना है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा। एनीवे, फिर भी अगर डाउट तुम्हें कोई लगता है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, मैं उसको कन्विंस करूंगा, आपको समझाऊंगा। ये आपका बन गया द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड द थीफ हाउ मेनी थेफ्ट्स ही हैड कमिटेड सो फार इन दैट टाउन एंड फर्दर ऑर्डर। देखिए फर्दर जब समय लग जाता है, हालांकि फर्दर जो बच्चा नहीं लगाएगा उसका अंक नहीं कटेगा, लेकिन अगर जो लगा देगा तो वो कॉमन बच्चे से स्पेशल समझा जाएगा, और ये समझा जाएगा, उसका असर पूरी कॉपी में रहता है कि बच्चा टैलेंटेड है, बच्चा इंटेलिजेंट है, मेधावी है, अर्थात उसकी कॉपी को दूसरे नजरिए से चेक किया जाएगा। ज़्यादातर उसको फिर चेक करने वाला सपोर्ट ही करता है जगह, क्योंकि वो किसी न किसी शब्द अपने किसी न किसी तरीके और अपने किसी न किसी शैली से चेक करने वाले को इम्प्रेस कर लेता है। तो जब वो इम्प्रेस्ड हो जाता है तो फिर आपका सपोर्टिव हो जाता है, आपका फेवरेबल हो जाता है। फिर छोटी मोटी कहीं गलती भी मिलती है तो इग्नोर करता है, और बाकी में वो अच्छे अंक देता चला जाता है। अगर आपने कहीं गलती की है, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप नॉर्मल को भी मिस्टेक कर रहे हो, तो वह इरिटेटेड हो जाता है, और जब इरिटेटेड हो जाता है तो फिर वो अनफेवरेबल हो जाता है, वो आपके सपोर्ट में नहीं रहता, और वो फिर मतलब दूसरे ढंग से दूसरे मूड में चेक करता है। तो जहाँ पर उसको देना चाहिए था 8, वहाँ पर 7 देता है, वहाँ पर फिर 6 देता है। अरे वो सोच लेता है अरे लड़का ज़्यादा सही नहीं है, लड़का बेकार है। समझते हो ना, ये मनोवृत्ति होती है, ये टेंडेंसी होती है चेक करने वाले अध्यापक की, जिस समय वो चेक करता है। चूँकि हम हैं तो हम जानते हैं, इसलिए इस सेंटेंस को यहाँ फर्दर जो बताया गया, अगर आपके 3 सेंटेंस दिए तो आप 2 को ऐसे जोड़ करके लास्ट में करिए, क्योंकि बीच में आपने कर दिया फिर लास्ट में नहीं किया, या आप हर सेंटेंस में कर रहे हो, थोड़ा भद्दा लगेगा। लास्ट में जब आता है तो थोड़ा इंप्रेसिव बन जाता है। 2 है तो फिर गजब का आ जाता है, 3 है तब भी गजब का ही रहता है, लेकिन फिर लास्ट में ही लगाना उचित होता है, बीच में नहीं होता है। ये आपका हो गया नरेशन। आप चलते हैं आगे की ओर, इसका जो सेकंड नरेशन है उसको देखते हैं। अभी एक बात अभी रह गई जिसको बताना था इसी सेंटेंस में, चलिए मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पर आपने देखा था डू नॉट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट, ठीक है ना, ये लिखा था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जहां पे निगेटिव देते हैं वहां पे फॉरवर्ड लगाते हैं। समझना जरा, इस ट्रिक को समझना, फॉरवर्ड लगा देते हैं। देखिए फॉरवर्ड लगाना एक आम बात है, लेकिन फॉरवर्ड लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि जब कभी नेवर दिया हो
ठीक है ना। तो आप इस फॉरवर्ड को मत लगाइए, क्योंकि फॉरवर्ड में नेवर का सेंस नहीं आता। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और फॉरवर्ड का मतलब सिर्फ ना होता है, मत होता है, यानी कुछ करने के लिए वो सिर्फ मना करता है। लेकिन मना कैसे करता है, एक जनरली करता है, ऐसा मत करना, ठीक है ना। डोंट स्मोक, ही फॉरवर्ड टू स्मोक, उसने स्मोकिंग करने के लिए मना किया। अगर आ गया नेवर स्मोक, तो क्या कह रहा है, कभी धूम्रपान मत करना, कभी धूम्रपान। तो जो कभी होता है ना, उसका सेंस फॉरवर्ड में नहीं होता। तो अगर कभी नेवर दिया हो तो आपको फॉरवर्ड का यूज नहीं करना है। दूसरी बात, अगर कभी ये मन में आ जाए कि हम यहाँ पर डू नॉट है, तो यहाँ पर नॉट टू ना करके हम फॉरवर्ड कर दें, ऐसा होता है। तो देखिए जैसे लिखा, ही सेड टू मी डोंट स्मोक, ठीक है। अगर ये लिखा है, मान लीजिए उसने मुझसे कहा धूम्रपान मत करो, तो यहाँ पर फॉरवर्ड बिल्कुल पूरी तरह से चलेगा। फॉरवर्ड मी टू स्मोक, ये पूरी तरह से चलेगा। अब ये पूरी तरह सही है, लेकिन अगर ये आ गया, यहाँ बात अगर आगे बढ़ जाए, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। अगर उसने ये कह दिया पूरी बात, ही सेड टू मी डोंट स्मोक एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कि धूम्रपान मत करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर लड़का ये बना देता है कभी कभी, ही फॉरवर्ड मी टू स्मोक एंड, ठीक है ना, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है ना, ऐसे करके बना देता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह के हैं, एक निगेटिव है और एक अफर्मेटिव है। बात समझ रहे ना। तो जिस समय आप निगेटिव की इसको जोड़ते हो, साथ में ये भी तो जुड़ रहा है, तो जब ये जुड़ रहा है तो ये अफर्मेटिव है। अब आपको लगता है कि धूम्रपान करने के लिए और सेहत का ध्यान रखने के लिए उसने मना किया, आप गलत समझ रहे हो। उसने सिर्फ एक बात को मना किया है, दूसरी बात को मना नहीं किया है कि आप अपनी सेहत का ध्यान ना रखना, जबकि इसका असर पूरा इसमें रहता है। इसलिए जब कभी सेंटेंस आपका एक निगेटिव हो और दूसरा अफर्मेटिव हो, इंपरेटिव, तब भी आप फॉरवर्ड का प्रयोग ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमने चूंकि देखा है बच्चों को कि वो ऐसा कर जाते हैं, इसलिए हम बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अगर फॉरवर्ड कर देंगे कि ही फॉरवर्ड टू बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट, तो ये बन जाएगा कि घुमा फिरा करके बात मत करो और पॉइंट में भी मत आओ, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा धूम्रपान मत करो और अपनी सेहत का ख्याल मत रखो, क्योंकि दो बातें उसने कही हैं, ऐसा करने के लिए और ऐसा ना करने के लिए और ऐसा करने के लिए, ठीक है ना। तो धूम्रपान ना करने के लिए और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, तो ये फिर दोनों में जाता है इसका असर। इसलिए अगर निगेटिव है सिर्फ तो फॉरवर्ड का प्रयोग करें, और अगर निगेटिव और अफर्मेटिव दो इंपरेटिव सेंटेंस जुड़े हैं तो फॉरवर्ड का प्रयोग ना करें, सिर्फ नॉट टू का प्रयोग करें। तो यहाँ पर ये मुझे बताना था, तो बाकी लोग भी इस बात को अच्छी तरह से समझें, जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। काफ़ी ट्रिकी था ये, तो मैंने कहा कि इसको भी मैं निपटाता चलूँ, जितनी बातें आप तक पहुँच जाएं उतनी अच्छी हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अगला है आई सेड टू मदर नेवर यूज डालडा इन फूड। आई सेड टू मदर, फिर है नेवर यूज डालडा इन फूड। ये कह रहा है कि मैंने माँ से कहा कि भोजन में कभी डालडा यूज मत करो। अभी अभी मैंने मना किया कि जब नेवर आए तो फॉरवर्ड का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पर हम कर देंगे आई एडवाइज्ड माई मदर। ये भी बताया अभी कि अगर मदर दिया है और अगर ही सेड टू मदर लिखा हो तो ही सेड टू हिज मदर, ही सेड टू फादर, ही टोल्ड या ही एडवाइज्ड हिज फादर, ठीक है ना, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर। अगर ही सेड टू ब्रदर लिखा है तो ही सेड टू या ही एडवाइज्ड या ही रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर, मतलब उसके साथ में कोई पॉजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव लगना चाहिए ताकि उसका बहुत अच्छा लुक बने, थोड़ा इंप्रेसिव बने। तो आई एडवाइज्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को सलाह दी। एडवाइज्ड ही लगेगा, चाहे तो आप आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हो। आस्क्ड माने हमेशा पूछना नहीं होता, आस्क्ड माने कहना भी होता है।
मैंने अपनी माँ से कहा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्टेड का नहीं है कोई सेंस कि मैंने अपने माँ से आग्रह किया कि वो फूड में डालडा यूज ना करें। यहाँ पर ये है कि एक सलाह सूचक है कि आप ऐसा मत करिए। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो सेहत के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए यहाँ पर एडवाइस और या फिर आज लगा सकते हो, और इसके बाद आपने कर दिया नेवर और फिर कर दिया टू यूज और डालडा इन फूड। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं नेवर का यूज भी बता चुका, डू नॉट का भी बता चुका, फॉर्मेट का भी बता चुका, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बन भी गया आराम से। तो इसमें क्या होता है कि एक हार्ड होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, हार्ड ज़्यादा नहीं होता है। बड़ा इसलिए कर देते हैं कि बच्चे को टाइम लगे और दूसरा उसको दिमाग खपाना पड़े। साथ ही उसकी एक स्ट्रेटजी ये भी होती है कि कहीं बड़ा जब देता है ना वो, तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं तो गलती करेगा, या अगर वो कहीं ना कहीं गलती कर देगा तो बस वहीं पर उसको अंक कम करने का एक मौका मिल जाएगा। और अगर कहीं गलती नहीं करेगा तो ही इज जीनियस, अर्थात फिर उसको अंक पूरे मिलेंगे और वो लड़का जीनियस है। यानी बहुत ही मेहनती और बड़ा रिस्पॉन्सिबल है अपनी पढ़ाई में, और यही चीज़ें स्पेशल बनाती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चाहे इतना बड़ा दे दे, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से मंथन करके विचार करके तभी आप बदलिए, क्योंकि उसमें फिर सुधारने का मौका नहीं मिलता है। तो आइए सिंथेसिस की तरफ चलते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। लिखा हुआ है श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ही इज ओल्ड, ही इज वाइज। यहाँ पर था, वैसे किसी ने कमेंट करके ये पूछा भी था मुझसे, तो मैंने उसको जवाब दे भी दिया था कमेंट करके, और कई बच्चों ने देखा भी होगा। तो श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ही इज ओल्ड, वो वृद्ध हैं, और ही इज वाइज, वो बुद्धिमान है। इसको बनाना है आपको सिंपल। तो यहाँ पर बनेगा श्री नरेंद्र मोदी, आप बनाएंगे श्री नरेंद्र मोदी और फिर यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, अर्थात ये आपका अपोजिशन में बनेगा। सिंपल सेंटेंस बनाने के 5वें रूल से बनेगा। अपोजिशन क्या होता है? साइड बाय साइड। इसको पढ़ने के लिए सिंथेसिस के वीडियोस पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मैंने 5वां रूल डिटेल में समझाया है। अपोजिशन को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर अपोजिशन जिन बच्चों को ना समझ में आए तो वहाँ से वो आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे श्री नरेंद्र मोदी, फिर लिख देंगे अवर प्राइम मिनिस्टर, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे क्योंकि अपोजिशन को 2 कॉमा के अंदर बंद करते हैं। फिर लिख देंगे इज ओल्ड एंड वाइज। ये हो गया आपका नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री वृद्ध और बुद्धिमान है। सिंपल बनाना है तो आपको यही बनाना है और इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं डू यू वांट टू कैच द ट्रेन। यहाँ पर लिख देंगे डू यू वांट टू कैच द ट्रेन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लिखा हुआ है प्लीज मेक हेस्ट, प्लीज मेक और हेस्ट। बहुत अच्छे से समझिए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। हाँ, कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है ना। तो डू यू वांट टू कैच द ट्रेन, प्लीज मेक हेस्ट। कह रहा है कि क्या आप ट्रेन पकड़ना चाहते हो, कृपया जल्दी करो। अब यहाँ पर ज़्यादातर सिंथेसिस जब मैंने पढ़ाए थे, वीडियोस पढ़े हैं, आप सुनिएगा, देखिएगा भी। मैंने कहा था कि सिंथेसिस का एक बहुत अच्छा बेस होता है। लड़के क्या होता है, अर्थ तो जान लेते हैं, मतलब मन में जान लेते हैं, मतलब दिख रहा है उनको कि मेक हेस्ट मैंने जल्दी होता है, और प्लीज़ मैंने कृपया होता है, और ट्रेन क्या होती है, कैच क्या होता है, ठीक है, सब कुछ जानते होते हैं। फिर भी उन दोनों का अर्थ वैसे नहीं निकालते हैं जैसे अर्थ निकाला जाता है। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब जिस तरह से अर्थ निकाल करके उसको समझा जाता है वो नहीं, वो मतलब फील करते हैं कि ये लिखा है, फील करना, इसके बाद विधिवत उसका अर्थ निकालना, दोनों में अंतर है। आप समझिए,
शब्द कोई लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा है, वो नहीं जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब होता है न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ सकता है, अगर जो इंग्लिश जानता है थोड़ी बहुत, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ सकते हैं। हाँ हाँ, ये है कि वोकैब्स कुछ वैसी होती हैं जो समझ में ना आए, लेकिन आप पूरा पढ़ते चले जाइए पैराग्राफ में काफ़ी परसेंटेज तक आप समझ जाओगे। होता क्या है कि जब आप फील करते हो, केवल निकाल कर देखते नहीं विधिवत, तो फिर आपसे गलत हो जाता है। लेकिन अर्थ अगर निकालें, सबसे पहला काम यही करना होता है सिंथेसिस में। हिंदी में अर्थ निकालिए, फिर हिंदी जैसे आप निकालोगे और फिर उसको जोड़ने की कोशिश करोगे दोनों वाक्यों के हिंदी को, तो वो कॉम्प्लेक्स जाकर बन जाएगा। बट ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स मोड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता कैसे। ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स के चक्कर में आप सिंपल बना जाओ कि ट्रेन पकड़ने के लिए कृपया जल्दी करो। अगर ये सिंपल बनाना तो प्लीज मेक हैस्ट टू कैच द ट्रेन, ठीक बन गया सिंपल। लेकिन ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है ये देखना है, कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार से बनता है, कॉम्प्लेक्स के पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स के और सब टॉपिक क्या होते हैं, ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप गाड़ी पकड़ना चाहते हैं कृपया जल्दी करिए, तो आपको इस भाव में यहाँ पर जोड़ना है कि यदि आप गाड़ी पकड़ना चाहते हैं तो कृपया जल्दी करिए। यदि जब जाएंगे तो आप कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो कंडीशन में जब पहुंच जाएंगे तो आप बना सकते हैं प्लीज मेक हेस्ट if you want to catch the train, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, बस सीधे बन गया। इसमें है कुछ नहीं, बहुत ही इजी है, बड़े आराम से बनता है। और जिन्हें आइडिया है इसका कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, तुरंत समझ जाते हैं कि इफ लगेगा। तो यहाँ पर बन गया प्लीज मेक हेस्ट इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, कृपया जल्दी करिए तुम गाड़ी पकड़ना चाहते हो। चाहे तो क्लॉजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस जगह से स्टार्ट कर सकते हैं और इस क्लास को लास्ट में वहाँ ले जा सकते हैं। ऐसे इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, कॉमा लगेगा, प्लीज मेक हेस्ट। यहीं पर मतलब इसको आप ऐसे कर सकते हो, इफ लगाया इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, यहाँ पर इसको हटा के कॉमा लगा दिए, बस इतना करना, सिर्फ इतना करना। और अगर ऐसे करके लिख देते हो प्लीज मेक हेस्ट इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इसमें अच्छे दिए हुए हैं, समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे और उनको इसका फायदा। अगर आप सुन रहे हो तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको बोर्ड एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगर आप इनको समझ करके बनाने की आदत डालते हो, और ये अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। बल्कि मैं इससे ज़्यादा का परसेंटेज भी कह सकता हूँ कि आपको जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन अगर इन्हें आप देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो नहीं मिलेगा, फिर वहाँ आप गलतियाँ करोगे, पक्का करोगे। अगर इन्हीं सेंटेंसेस से आपको एक बेस मिल जाएगा बनाने का और समझने का। तो चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यहाँ पर कह रहा है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। बनाना क्या है, बनाना है कंपाउंड। अब देखिए ये उसकी मर्जी है कि आप कॉम्प्लेक्स बनाते रहे हो इसका या सिंपल बनाते रहे हो, ये उसकी मर्जी है कि उसका आप वो कॉम्प्लेक्स पूछेगा या कंपाउंड पूछेगा, या कंपाउंड दे देगा तो सिंपल पूछेगा, कॉम्प्लेक्स दे देगा तो सिंपल पूछेगा, ये उसकी मर्जी पर है, आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि इंस्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद, परिश्रम करने के बावजूद वो फेल हो गया। कंपाउंड कैसे बनेगा देखना, मतलब वर्किंग हार्ड, तो ही वर्कड हार्ड। देखिए हमने ही वर्ड क्यों लिया, वर्ड इसलिए क्योंकि यहाँ से हमें पास्ट टेंस का बोध हो रहा है। तो जब पास्ट टेंस में बोध हो रहा है मतलब परिश्रम करने के बावजूद वो फेल हो गया, मतलब उसने परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया, ये कहने के बाद ये विरोध जताता है। तो विरोध जताने वाला कंजंक्शन ही हमें कंपाउंड से लेना चाहिए।
कंपाउंड में 4 प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव एंड एडवर्सेटिव। तो एडवर्सेटिव माने विरोध बताने वाले थे, जिनमें बट होता है, एट होता है, स्टिल होता है और आपका ये होता है हाउएवर होता है और नेवरदलेस भी होता है, तो नॉट विद स्टैंडिंग भी होता है। बहुत सारे होते हैं जिनमें से एक लेना होता है, लेकिन कौन सा लेना है ये भी मतलब समझ होनी चाहिए, किस सेंटेंस में कौन सा लेना है। इसमें इसका भी एक तरीका है, एक फर्क होता है इसमें। ये नहीं कोई वैसे बट एकदम कॉमन है, बट कहीं भी सेट हो जाता है, कुछ ना है तो बट लगा दीजिए। फिर भी अगर सेम सेंस देना है उस सेंटेंस में, बिल्कुल वही भाव देना है, तो फिर आपको जो कनेक्टर है, कंजंक्शन है, फिर उनको चूज करना पड़ता है और सटीक लगाना पड़ता है। फिलहाल हम यहाँ लगा देंगे हाउएवर, हाउएवर ही फेल्ड। क्यों यह लगा दिया? वैसे आप यहाँ पर बट लगा सकते हो, सही है, स्टिल लगा सकते हो और सही है, आपका एट लगा सकते हो, सही है। यहाँ सभी साथ चल रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, ये सही अर्थ दे रहा है, ये भी दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा इम्फेसिस कर रहा है और इम्प्रेसिव भी है कि उसने परिश्रम किया फिर भी। ही वर्कड हार्ड हाउएवर ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड स्टिल ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड एट ही फेल्ड। लेकिन अच्छा यही लगेगा आपको, बात ये है। लेकिन स्टिल और बट और एट इनमें डिफरेंस है, ये ऐसे नहीं दिए हैं कि कोई भी लगाओ, इनमें फर्क है और फर्क आपको किसी और दिन बताऊंगा, क्योंकि इसमें पूरा मुझे अनशॉर्ट आज ही खत्म करना है एक ही वीडियो में। फिर कभी मौका मिलेगा तो इसको मैं एक बार ज़रूर आपको इससे रिलेटेड सेंटेंस बना करके आपको बताऊंगा कि कितना बारीक अंतर है इनमें। फिलहाल ये आपका बन गया। अगर इसका आप कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें तो कॉम्प्लेक्स में आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स में ऐसा कौन सा कंजंक्शन है जो विरोध बताते हुए इन दोनों को जोड़ दे। तो आपने आल्दो और दो का यूज जरूर किया होगा। तो आल्दो ही वर्कड हार्ड, आल्दो यहाँ लगा दीजिए, ही वर्कड हार्ड यहाँ कॉमा लगा दीजिए, या फिर आल्दो के साथ जानते हो एट चलता है, आल्दो ही वर्कड हार्ड एट ही फेल्ड। लेकिन आल्दो के साथ बट नहीं चलता, आल्दो के साथ एट ही चलता है। क्यों चलता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, मन में आता है कि आल्दो के साथ बट नहीं चलता, एट चलता है, जिससे लेस्ट के साथ शुड ही लगाया जाता है, वुड या कुड क्यों नहीं लगाया जाता, तो उसका भी रीज़न है। इन सभी के रीज़न है, इनकी वजह होती है, इसलिए उनके पेयर कंजंक्शन होते हैं जिनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। तो जिसका मतलब सह संयोजक अर्थात साथ में संयोजक बन जाता है, उसको सह संयोजक या कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। फिलहाल अभी इसमें इतनी ही बात है, आगे फिर मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, और मैं अगर कहता हूँ तो मैं कभी ना कभी करता ज़रूर हूँ। बस ये है कि टाइम और सिचुएशन की बात है कि अगर मौका मिल गया, जैसे मैंने कहा था नो सूनर को एक बार एक्सप्लेन करूँगा, तो मैंने नो सूनर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बल्कि मैंने उसमें लिखा भी है कि ऐसा क्या है इस सेंटेंस में जो इतना समय लगा। अगर इच्छा हो और लगे कि हमें इस सेंटेंस में देखना चाहिए कि नो सूनर वाले वाक्य में क्या क्या होता है, तो एक वीडियो पड़ा हुआ है और उसके थंबनेल में लिखा भी है नो सूनर वाला वाक्य, ऐसा करके छोटा लेकिन लिखा है, लेकिन आप सर्च करें तो जरूर मिल जाएगा और एक बार आप देख भी लीजिए और आपको पूरा आनंद दिया जाएगा। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तमाम बच्चों को पता रहता है, बता भी दिया जाता है स्कूल में, लेकिन तमाम बच्चों को नहीं भी पता होता है। तो एक बार देखिए और उसका मज़ा लीजिए कि नो सूनर में वाले वाक्य में क्या क्या हो सकता है, कितनी बातें उसमें, कम से कम मैंने 6 और 7 बातें बताई, 6-7 पॉइंट होते हैं उसमें, उन सभी को एक्सप्लेन किया विधिवत, आप जाकर के उसमें देख सकते हो। फिलहाल चलते हैं सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। नो अदर पोएट इन इंडिया वाज सो ग्रेट एज बिहारी, सुपरलेटिव डिग्री बनाना। नो अदर पोएट in India was so great as बिहारी, और इसको बनाना है आपको सुपरलेटिव, इसको सुपरलेटिव बनाना, ठीक है ना। तो नो अदर पोएट इन इंडिया वाज सो ग्रेट एज बिहारी। सुपरलेटिव डिग्री अभी मैंने पढ़ाई नहीं, पैसिव मैंने पढ़ाया नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैंने टच नहीं किया, पूरा पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस समय स्टार्ट हो जाएगा उस समय चलेगा वो विधिवत।
मतलब मैं विधिवत ही लूँगा, जो टॉपिक रहेगा उसमें टाइम जरूर लगेगा लेकिन बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलेगा वो। यहाँ पर फिलहाल नो अदर होता है तो एनी अदर किया जाता है, और जब सेंटेंस सुपरलेटिव होता है तो मेन सब्जेक्ट से सुपरलेटिव। एक बात याद रखिए, एक शॉर्टकट में पॉइंट बता देता हूँ डिग्री के कन्वर्जन का। वो डिग्री की स्ट्रक्चर तो बहुत होते हैं, डिग्री की स्ट्रक्चर कम से कम 3 4 5 होते हैं, लेकिन जब इस तरह के स्ट्रक्चर आते हैं तो इनमें क्या तरीका होता है कि जब आप पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस बनाते हो तो मेन सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, चाहे आप वेरी फ्यू को बनाओ चाहे नो अदर को बनाओ, मेन सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा जब पॉजिटिव डिग्री का बनाओगे तब। लेकिन अगर सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस मेन सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम बात बिहारी की कर रहे हैं और बनाना है सुपरलेटिव डिग्री में, तो ये हो जाएगा बिहारी और फिर कर देंगे वाज, चूंकि यहाँ पे वाज आया है, बिहारी वाज। सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है, डिग्री कहाँ पर है, ये है, तो यहाँ पर डिग्री जब हम लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री पहले द लगता है, तो वाज द, और फिर कर देंगे ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या थे, वो पोएट थे, ग्रेटेस्ट पोएट, तो बिहारी वाज द ग्रेटेस्ट पोएट और इन इंडिया, इन इंडिया। फिर आपका ये सेंटेंस बनेगा, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री में, ये आपका कंपैरेटिव है, सॉरी ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव में बना के देख लेते हैं, बिहारी वाज, और फिर लिख देंगे ग्रेट का क्या बनेगा, ग्रेटर। देन जब कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो क्या लगेगा, देन। नो अदर को हमेशा क्या किया जाता है, एनी अदर। एनी अदर, एनी अदर के बाद आपका जो कॉमन नाउन है यानी पोएट वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, एनी अदर पोएट, और फिर साथ में जुड़ जाएगा ये इंडिया, तो ये आपका कंपैरेटिव है। तो बिहारी वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट इन इंडिया, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री। ये बिहारी वाज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री। और नो अदर पोएट इन इंडिया वाज सो ग्रेट एज बिहारी, ये आपका पॉजिटिव डिग्री। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ। इसके बाद चलते हैं आपको, क्योंकि मुझे पूरा आपको मैंने कह दिया है कि सेक्शन सी पूरा कवर करके दूंगा, तो वो पूरा कवर करके ही मैं क्लास खत्म करूंगा, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सिंटैक्स देख लीजिए, पहले लिखा हुआ ही हैज लेफ्ट दिस टाउन विद बैग एंड बैगेज, मतलब मैं अभी बता देता हूँ, ही हैज, मैं लिखता हूँ इसलिए टाइम लगता है, ठीक है। मुझे पता है कि तमाम बच्चों के पास अनसॉल्व नहीं होते हैं, उन्हें सीधे डायरेक्ट ही समझना पड़ता है, इसलिए मैं लिखता हूँ ताकि उनको समझ में आए, वरना मैं बोल के भी बता सकता हूँ। ही हैज लेफ्ट दिस टाउन विद बैग एंड बैगेज, ठीक है ना, ये आपका दी, ये करेक्ट करना है। देखो बैग एंड बैगेज एक मुहावरा है जिसको हम मीडियम कहते हैं इंग्लिश में, तो ये मुहावरा बैग एंड बैगेज माने होता है बिस्तर बोरिए सहित, ठीक है ना। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज, यानी बैग एंड बैगेज। तो यहाँ करेक्शन करना है, तो करेक्शन में आपका ये गलत है, ये इसलिए गलत है, ये सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। सुपरफ्लस के 2 वीडियो पढ़े हैं, आप जान जाइए कि सुपरफ्लस क्या होता है। जो फालतू शब्द होते हैं, अतिरिक्त शब्द होते हैं, वो आ जाते हैं सेंटेंस में, पर ऐसा लगता है कि ये रहेगा और अच्छा है और होना चाहिए और सही है, बट वो पूरी तरह से गलत होता है, यही सुपरफ्लस होता है, तो उसको हमें हटाना पड़ता है, ठीक है। तो सुपरफ्लस को अगर समझना है तो सुपरफ्लस के 2 वीडियो आप देख कर देखिए, मतलब देख कर देखिए कि देखने में कितना आनंद आया और कितनी जानकारी हमारी इंक्रीज हो गई, कितना मतलब हमारे इंग्लिश में या ग्रामर में इम्प्रूवमेंट आया। और वो सिंटैक्स पर्पस से बेहद ज़रूरी है हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए, जो आगे के लिए कोई फ्यूचर प्लान करके कि वो इंग्लिश में ऐसा कुछ करेगा या इंग्लिश के पेपर में ये करेगा, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेगा, कोचिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सुपरफ्लस देख लीजिए। हालांकि यहाँ पर क्या है, ही लेफ्ट दिस टाउन बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज माने होता है बिस्तर बोरिए सहित, और सहित की अंग्रेजी विद लगी है, जबकि सहित की अंग्रेजी इसी में होती है, यानी जो विद का सेंस होता है वो इसी में इंक्लूड होता है। और अगर विद यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो 2 विद का हम प्रयोग कर नहीं सकते, और इससे विद हटा नहीं सकते, तो ये तो हटा ही सकते हैं ना, तो बस हटा दीजिए और आपका काम सही हो जाएगा। इसके बाद लिखा है वी शुड एब्सटेन टू ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाइन, वी शुड एब्सटेन टू ड्रिंक वाइन,
ये लिख दिया गया। करेक्शन करना है, पहले पता तो चले गलत क्या है। जब भी एब्स्टेन आता है, एब्स्टेन आता है, या आपने कभी पढ़ा हो रिफ्रेन आता है, या कभी प्रिवेंट आता है, या कभी आता है प्रोहिबिट आता है, ऐसे ही जो ये शब्द आते हैं, ठीक है ना, जैसे किसी चीज से हमको दूर रहना हो, अलग रहना हो, या मना किया जा रहा हो, निषेध हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर फ्रॉम आता है, अर्थात वहां टू नहीं आता। तो यहाँ पर सबके साथ क्या आता है, फ्रॉम। इसके साथ भी फ्रॉम आता है, फ्रॉम आता है। यहाँ पर क्या आता है, फ्रॉम। हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। जिस चीज से हमें परहेज करना हो, दूर रहना हो, अलग रहना हो, ठीक, उसमें फ्रॉम आएगा। ऐसे शब्दों को आपको ज्ञान होना चाहिए, पता जरूर होना चाहिए तब। तो जब पता होगा तभी तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर हमको किसी चीज से दूर रहने, परहेज करने या अलग होने के लिए मना किया जा रहा है। तो जब ये सिचुएशन होगी तो फ्रॉम आएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब फ्रॉम आ जाएगा तो इनके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है ना, आईएनजी। मतलब ये कि यहाँ पर जिरंडियल नाउन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करेंगे तो जिरण बनेगा, लेकिन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही। तो यहाँ पर हो जाएगा एक मिस्टेक को इम्प्रूव करने के लिए दूसरी मिस्टेक को भी हमें सही करना पड़ता है उसकी वजह से। तो ये इन्फिनिटिव था, और इन्फिनिटिव ये एक नाउन है जहाँ पर दिया हुआ है कि इस काम को हमें बंद करना, इस काम से दूर रहना है। तो अब ये इन्फिनिटिव ना आकर के जीरंड आएगा, ये जीरंड भी नाउन का काम करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन। अब आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही हो गया। तो ये आपके दो करेक्शन हो गए। इसके बाद बस दो बचे। तो यहाँ देख लेते हैं, लिखा हुआ इफ आई वॉज द हेड ऑफ द विलेज आई वुड इम्प्रूव द कंडीशन। इफ आई वॉज द हेड ऑफ द विलेज, इफ आई वॉज द हेड ऑफ द विलेज, ठीक है ना, और आई वुड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द विलेज। इम्प्रूव द कंडीशन, इम्प्रूव द कंडीशन लिखा है, विलेज नहीं लिखा है, विलेज पहले लिखा है। कहना ये चाहता है कि यदि मैं गांव का मुखिया होता तो मैं गांव की दशा सही कर देता, गांव की दशा सुधार देता। इम्प्रूव माने सुधारना होता है, ठीक है, कंडीशन माने दशा। लेकिन ये कह रहा है कि मैं यदि गांव का मुखिया होता तो ऐसा कर देता, यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा कर देता। अनरियल पास्ट, अनरियल पास्ट का मतलब है कि अनरियल प्रोबेबिलिटी, एक अवास्तविक संभावना, था नहीं, इमेजिनेशन कर रहा है कि यदि मैं ऐसा होता। और जब इस तरह का इमेजिनेटिव अनरियल पास्ट आता है तो फिर आई के साथ जब वो इस तरह का संकेत करे और जब यहाँ वुड दिया हो तो इसका कॉम्बिनेशन वर का होता है, और हर सब्जेक्ट के साथ ही वर आता है। यहाँ पर आई वॉज लिख देगा तो ये कह देगा कि यदि मैं हेड ऑफ द विलेज था तो था ही नहीं, था अगर होता तो कर नहीं देता, वो कर देता। अब चूंकि था नहीं तभी तो आपका ये गलत है, यहाँ वर कर देंगे तो पूरा सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। और वर और वुड का कॉम्बिनेशन है। यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर मेन 3 होते हैं जिनके आधार पर इसका करेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये करना है और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाला सिंटैक्स बचा है, और लास्ट वाला सिंटैक्स में क्या दिया है, लास्ट वाला सेंटेंस में दिया ही हैज टोल्ड नेवर लाइज इन हिज लाइफ, ही हैज नेवर, ही हैज टोल्ड नेवर लिखा, ही हैज टोल्ड नेवर लाइज इन हिज, और लिखा हुआ है लाइफ। मैं ज़्यादा समय न लगे इसलिए काफ़ी जल्दी लिख रहा हूँ, और उम्मीद है राइटिंग आपको समझ में आ रही है, क्योंकि आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ता है ताकि टाइम आपका बचे। फिलहाल ही हैज टोल्ड नेवर लाइज इन लाइफ, कहना ये चाहता है कि उसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो जैसे यहाँ पर हैज़ होता है तो तुरंत हैज़ नॉट होता है, हैज़ नॉट होता है, तो फिर नेवर कहाँ लगेगा, हैज़ के बाद ही तो नेवर लगेगा। लेकिन ऐसा होता है कि सेंटेंस हमें घर में समझ में आ जाता है, क्लास में समझ में आ जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में समझ में नहीं आता। एक तो उसमें प्रेशर होता है कि गलत ना हो जाए कहीं, दूसरा नज़र नहीं आता वहाँ पर
वहाँ पर जो माइंड होता है ना वो दूसरे तरह के ही चलता है कि हम किसी चीज को अच्छे से पिक नहीं कर पाते, क्लिक नहीं कर पाते कि अरे ये मिस्टेक, बाद में पता चला अरे इसमें ये मिस्टेक था। ये सबके साथ ऐसा होता है, कोई भी एग्जामिनेशन दे, चाहे हम दें या कोई भी दे। तो यहाँ पर नेवर को आप यहाँ ले आइए और आपका सेंटेंस पूरी तरह सही हो जाएगा। ही हैज नेवर टोल्ड ए टोल्ड लाइज। कुछ लोग तो लाई कर देंगे, ठीक है, ए लाई कर देंगे, नेवर वहीं लगा रहेगा, इसलिए वो गलत तब भी बन रहेगा। तो ही हैज नेवर टोल्ड लाइज इन हिज लाइफ। लाइज सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर लाइज लाई होता तो ए लगता, अगर लाइज है तो ए नहीं लगेगा, ये भी बात जरा ध्यान रखना। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, मतलब होमोफोन्स भी पूरा कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, इसमें एक अक्षर का फर्क होता है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत होता है। दूसरा है पेल और पेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो पेयर में से एक करना होता है और 2 नंबर का होता है, बात ध्यान रखिए। और इसको यूज भी करना होता है, तो यूज जब करेंगे तो 2 नंबर, नहीं करेंगे तो 1 नंबर। और अगर मीनिंग नहीं देंगे तो फिर 0 है, क्योंकि मीनिंग पता होना चाहिए कि किस सेंस में आपने इसका यूज किया है। फिलहाल कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर पूरक होता है। पूरक मतलब कोई पूरा करने वाला। जैसे हम ये कर दें, यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, यूज कर देंगे कि द टीचर मेड मी मॉनिटर। फिर कर देंगे हियर मॉनिटर, इसको ऐसे कर देंगे हियर मॉनिटर, इसको ऐसे कर देंगे मॉनिटर इज द कॉम्प्लीमेंट। जब ये यूज कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये द टीचर मेड मी मॉनिटर, हियर मॉनिटर इज द कॉम्प्लीमेंट। बहुत सीधा यूज है, कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जो आप जानते हैं वही उतार दिया और वही सही है, ठीक। इसमें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट माने होता है अभिनंदन, कॉम्प्लीमेंट माने होता है प्रशंसा, ठीक है ना, प्रशंसा या अभिनंदन, अभिनंदन होता है, अभिनंदन या गुड विशेस भी होता है। तो अब यहाँ पर यूज करना है, यूज कर दीजिए थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। केवल ये दर्शाना होता है कि आप कॉम्प्लीमेंट को अच्छी तरह जानते हो या नहीं। वो सेंटेंस इसीलिए मांगता है कि कॉम्प्लीमेंट को आप किस तरह के वाक्य में कन्वर्ट करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे। अगर आप बहुत ही क्लियरली और पॉजिटिवली सेंस क्लियर कर देते हो तो फिर आप सही हो। कोई स्पेशल सेंटेंस या कोई बड़ा सेंटेंस वो नहीं मांगता, केवल ये जानना चाह रहा होता है कि कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट को आप किस तरह से यूज कर सकते हो या उसका क्या मतलब होता है। अगर तुमने ये दे दिया तो और उसको कुछ नहीं चाहिए, आप जीनियस हो। अगर आपने ये दे दिया कि यहाँ पर ये होता है, मतलब तुमने, हमने किसी की प्रशंसा की, उसने कह दिया थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, हमने किसी से अभिनंदन किया, कुछ भी किया, अच्छी बात कही, अच्छी तरह से उसका आदर किया, ठीक है ना, या फिर उसको गुड विशेस दी, प्रशंसा चूंकि गुड विशेस की तरह ही है, तो इस तरह से आपने कह दिया थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, तो थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया और आपका सही है। तो ये था आज का लास्ट जो पेज था अनसॉल्व का, और पूरी तरह से मैंने उसको सॉल्व भी कर दिया। कोई भी अगर शुरुआत से लेकर टोटल 20 नंबर का मैंने किया है, और लगभग पर डे या अल्टरनेट आपको एक सेट जरूर मिलता रहेगा, जिसमें आपका अच्छा रिवीजन होगा। और याद रखिए, अगर ध्यान से पूरा वीडियो देखते हो तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि एग्जामिनेशन में इस सेक्शन में, सेक्शन सी में, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भी वादा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ नहीं होगी तो बाकी का पेपर आप अच्छे से एडजस्ट कर जाओगे, अर्थात आप 90 या 90 के ऊपर आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे। ये पक्की बात है बिल्कुल। इसी को संभालना होता है, हर बच्चे को इसी को संभालना होता है। और जिसके नंबर कम आते हैं तो समझ जाइए कि ग्रामर पोर्शन ही जाकर के हमारा डिस्टर्ब हुआ है, ग्रामर पोर्शन में ही हमारे गलत हुए हैं, जिसकी वजह से नंबर हमारे कम रह गए। तो यही थोड़ा सा
क्रिटिकल टॉपिक है, क्रिटिकल सेक्शन है, जहाँ पर आपको अलर्ट रहना, बाकी सब कवर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपने स्टोरी कहानी पढ़ी है तो आपको क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका आज पूरा हो गया, और कल या फिर एक दिन छोड़ करके आपको जो हम बैकवर्ड पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो अगला पार्ट आपको जरूर मिलेगा। इस तरह से आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन, जो बोर्ड के बच्चे हैं जो बहुत ही नज़दीक हैं एग्जामिनेशन के अपने, उनकी आराम से प्रिपरेशन घर में बैठ करके होती रहेगी। तो एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देखते रहिए और कमेंट भी करिए, शेयर करिए। जिन बच्चों ने चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि उनको टाइम पर बिल्कुल जो भी मैं यहाँ से अपलोड करूँगा वो मिल जाए। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को, जो भी हैं पढ़ने वाले, उनको एक शेयर जरूर करें। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।